दोस्तों हमने आज से कुछ वीक पहले एक नई चीज़ स्टार्ट की थी जिसका नाम था #AskGrow, जिसमें हमने आपको बताया था कि आप हमारी किसी भी वीडियो के नीचे अगर #AskGrow लिख के कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे तो हम ट्राई करेंगे कि हम आपके क्वेश्चन का बहुत डिटेल में आंसर करें। तो उसको हम आगे बढ़ाते हुए आज हम लेके आए हैं #AskGrow का सेकंड एपिसोड, जिसमें हम बात करेंगे वो 4 क्वेश्चंस के बारे में जो हमसे व्यूअर्स ने पूछे थे और उन क्वेश्चन का हम बहुत डिटेल में डिस्कशन करेंगे। मैं जगदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं ग्रो चैनल में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज #AskGrow का सेकंड सेशन। चलिए बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन में देख सकते हैं, ये सबसे पहला क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया था और ये क्वेश्चन हमसे पूछता है कि क्या म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स में हमें कंपाउंड इंटरेस्ट का फायदा मिलता है। क्योंकि मैंने पिछली सब वीडियोस में बात किया था कि जब भी आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का फायदा मिले, किसी भी एसेट से आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का फायदा मिले, तो आपको ट्राई करना चाहिए कि आप वैसे एसेट में इन्वेस्ट करें। तो मैं आपको बोलता हूं कि हाँ, आपको स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने पे आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का फायदा मिलता है। अब आप बोल रहे होंगे कि मैंने एक शेयर खरीद लिया तो मुझे उसमें कंपाउंडिंग का फ़ायदा कैसे मिलता है। तो दोस्तों, स्टॉक खरीदने का मतलब क्या होता है कि आपने एक कंपनी की ओनरशिप को बाय किया। अगर उस कंपनी का 100 लोग ओनर हैं तो आप भी उसमें से एक ओनर बन गए अगर आपने कुछ उसके शेयर्स बाय कर लिए। डिपेंडिंग अपॉन कि आपने कितने नंबर ऑफ शेयर्स बाय किए और उसका टोटल इक्विटी कितना था, तो आप उतने परसेंटेज के उस कंपनी के ओनर बन गए। अब मान लो कि जिस कंपनी में आपने इन्वेस्टमेंट किया उस कंपनी ने इस साल 100 रुपीज़ का अर्निंग किया और वो 100 रुपीज़ का अर्निंग करने के बाद कंपनी के पास 100 रुपीज़ बच जाते हैं। तो दोस्तों, अब कंपनी ने 100 रुपीज़ की अर्निंग की। अब कंपनी के पास 2 ऑप्शन बच जाते हैं कि कंपनी वो 100 रुपीज़ अपने शेयर होल्डर्स में डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर दे। अगर अब आपको डिविडेंड मिल गया और आपने वो डिविडेंड को कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया कि आपको उसको उस पे ही अगले साल रिटर्न मिलना स्टार्ट हो जाएगा, तो आपको कंपाउंडिंग का फ़ायदा मिल रहा है। और अगर आपको कंपनी ने डिविडेंड का पे आउट कर दिया और आपने वो डिविडेंड को कहीं पे इन्वेस्टमेंट नहीं किया, तो आपको कंपाउंडिंग का फ़ायदा नहीं मिल रहा। अब सेकंड तरीका होता है कि कंपनी के पास अपनी इन्वेस्टमेंट में इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि कंपनी को लगे कि जो भी उसने अर्निंग की है वो अर्निंग को अपने बिजनेस में वो री इन्वेस्ट करेगी, जिससे कंपनी अगले साल और ज़्यादा एक्सपेंशन करेगी और जिससे कंपनी का शेयर प्राइस और ऊपर जाएगा और कंपनी की अर्निंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो जिस केस में कंपनी अपने प्रॉफिट का री इन्वेस्टमेंट करती है और कंपनी अगले साल और ज़्यादा प्रॉफिट कमाती है, तो आपको इनडायरेक्टली वहाँ पे कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता ही मिलता है। तो दोस्तों, वैसे अगर मैं म्यूचुअल फंड की बात करूँ तो म्यूचुअल फंड कैसे काम करते हैं। आप अपना पैसा एसेट मैनेजमेंट कंपनीज को देते हो। वो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज अगर इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो भी ऐसे कहीं ना कहीं किसी कंपनी के शेयर्स को बाय करते हैं, तो वहाँ पे भी उनको इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करने पे कंपाउंडिंग मिलती है। तो इसके अलावा भी एक कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड होती है जिसको हम बोलते हैं ग्रोथ कैटेगरी। तो ग्रोथ कैटेगरी के जो म्यूचुअल फंड होते हैं वहाँ पे जो भी उनको डिविडेंड मिलता है किसी भी कंपनी से, वो उस डिविडेंड को री इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो वहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली कंपाउंडिंग का फ़ायदा मिलता रहता है। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान देकर इन्वेस्टमेंट करते हैं इक्विटी या म्यूचुअल फंड में, तो आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट डेफिनेटली मिलता ही मिलता है। चलिए अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो ये है वो क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया था कि कंपनी एफडीज क्या होती हैं और कंपनी एफडीज में कितने तरह का रिस्क होता है और क्या हमें यहाँ पे ज़्यादा रिटर्न मिलता है। तो दोस्तों, कंपनी एफडी वो होती है, जैसे कि अगर मैं एनबीएफसीज की बात करूं या इसके अलावा कुछ दूसरी कंपनीज जो अपने ऑपरेशंस को रन करने के लिए लोगों से पैसा लेती हैं और लोगों को उस एफडी पे बेनिफिट देती हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक होता है कि आपको कंपनी एफडीज में नॉर्मली थोड़ा सा ज़्यादा रिटर्न मिल जाता है। यहाँ पे इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा ज़्यादा होता है, चाहे आप किसी कंपनी में एफडी करवाएं या आप किसी एनबीएफसी में एफडी करवाएं, लेकिन यहाँ पे रिस्क भी आपका थोड़ा सा बढ़ जाता है। क्योंकि जब भी आप किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हो तो वहाँ पे डिफ़ॉल्ट रिस्क, अगर मैं उसको सिंपल टर्म्स में बात करूँ कि सामने वाली काउंटर पार्टी आपको पैसा देने से मना कर दे, सिंपली मना ऐसे नहीं करेगी बल्कि उनके बिजनेस में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाए, क्योंकि एक कंपनी का सारा प्रॉफिट जो आता है उनके बिजनेस से आता है। और यहाँ पे रिस्क होता है कि कई बार उनके बिजनेस में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाए जिसकी वजह से वो प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाएंगे, और अगर वो प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाएंगे और अगर आप कल को अपनी एफडी से पैसा निकलवाने जाओगे तो आपको पैसा नहीं दे पाएंगे। तो इसको हम बोलते हैं डिफ़ॉल्ट रिस्क। तो जहाँ पे कंपनीज में डिफ़ॉल्ट रिस्क आ जाता है तो एक्स्ट्रा रिस्क के लिए वो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा रिटर्न देते हैं। तो अगर आप मेरे जैसे रिटेल इन्वेस्टर हैं जो रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाहता, तो उस केस में हमें कंपनी एफडी की जगह हमें बैंक में एफडी करवाना चाहिए, क्योंकि रिटर्न के साथ बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप उसके रिस्क को भी गेज कर सके कि रिस्क कितना है उसमें, उस इन्वेस्टमेंट में। क्योंकि हो सकता है कि उतने रिस्क में अगर आप कहीं और भी इन्वेस्टमेंट करते तो शायद आपको उससे भी बहुत ज़्यादा रिटर्न मिल जाता।
तो आपको एफडी के लिए अगर आप सोच रहे हैं कि आपको रिस्क बहुत कम रखना है तो आपको नॉर्मली इन्वेस्टमेंट बैंक में करना चाहिए। लेकिन हाँ, आपकी पर्सनल चॉइस है, हर इन्वेस्टर का अपना पर्सनल चॉइस होता है कि अगर उसको लगता है कि किसी कंपनी की रेटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है, जैसे कि इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि रेटिंग ए क्या होती है, तो दोस्तों हर कंपनी की रेटिंग एजेंसीज रेटिंग करती हैं कि वो कितनी स्टेबल है। तो अगर ट्रिपल ए रेटिंग है तो मतलब बहुत ज़्यादा स्टेबल है, अगर डबल ए है तो उससे थोड़ा कम, बी पे आते हैं तो और कम, सी में आते हैं तो और कम। तो अगर आप किसी कंपनी में एफडी करवाने के बारे में सोच रहे हैं तो आप ध्यान से देखें कि उसकी रेटिंग क्या है, उसकी क्रेडिट रेटिंग कैसी है। अगर उसकी रेटिंग बहुत अच्छी है और बहुत ही क्रेडिबल रेटिंग एजेंसी ने उसकी रेटिंग की है, तब आप उसमें इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। बट फिर से मैं आपको बोलना चाहूँगा, अगर आप रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाहते तो आपको हमेशा बैंक्स में एफडी को प्रेफर करना चाहिए। तो अगर एफडी करवाने की बात चली है तो मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि पोस्ट ऑफिस में भी एफडी करवाई जा सकती है, जहाँ पे भी आपको रिटर्न बैंक से थोड़ी सी ज़्यादा मिलती है और वो बहुत ही सेफ एफडी का ऑप्शन माना जाता है। चलिए अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। तो ये है क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया था कि कॉमन स्टॉक, प्रेफर्ड स्टॉक और ग्रोथ स्टॉक में क्या फ़र्क होता है और रिटेल इन्वेस्टर को कौन सा प्रेफर करना चाहिए। तो दोस्तों कॉमन स्टॉक तो वही होता है कि जो हम नॉर्मली जाके शेयर मार्केट से बाय करते हैं, जिस पे कंपनी की मर्जी होती है कि उसको डिविडेंड पे आउट करना है कि नहीं करना। तो अगर शेयर प्राइस ऊपर जाएगा तो कॉमन शेयर होल्डर्स उसको बेच के उस पर पैसा कमा सकते हैं, अगर नीचे जाएगा तो आपको डायरेक्टली लॉस होगा। अब बात करते हैं प्रेफर्ड शेयर्स की। आपने इसके बारे में बहुत बार सुना होगा, लेकिन आपने डिटेल में आपको नहीं पता होगा कि कैसे काम करते हैं। तो दोस्तों आपको बहुत सिंपल सा एग्जांपल देके समझाने की ट्राई करता हूँ। मान लो एक कंपनी ए है, उसमें कॉमन स्टॉक होल्डर्स भी हैं, प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स भी हैं और आपका डेट होल्डर्स भी हैं। अब कल को कोई कंपनी का ऑपरेशंस में प्रॉब्लम आता है और कंपनी पूरे तरीके से अपने ऑपरेशंस को बंद कर देती है। इस केस में कंपनी के ऊपर ऑब्लिगेशन होती है कि उसके पास जो भी पैसा आएगा अपना ऑपरेशंस, अपने एसेट बेच के, तो वो पैसे को सबसे पहले वो डेट होल्डर्स को पे करेंगे, क्योंकि डेट होल्डर्स पे सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होती है। तो कंपनी जब भी अपने ऑपरेशंस बंद करती है तो हमेशा याद रखना कि सबसे पहला पे जो उसको पे आउट करना होगा तो प्रायोरिटी वाइज सबसे पहले उसको डेट होल्डर्स को करना पड़ेगा। जब वो पूरे डेटर्स का सारा पैसा दे देगा उसके बाद वो शेयर होल्डर्स को पैसा देना स्टार्ट करेगा। और शेयर होल्डर्स की जब मैं बात करूं कि जब डेट का पैसा के पे करने के बाद कंपनी इक्विटी के बारे में पे करने के बारे में सोचेगी, तो इक्विटी में भी कंपनी सबसे पहले पैसा प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स को देगी, सबसे एंड में पैसा वो कॉमन स्टॉक होल्डर्स को देना स्टार्ट करेगी। इसके अलावा अगर मैं प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स की बात करूं तो प्रेफर्ड स्टॉक में बहुत से अलग से बेनिफिट होते हैं, जैसे कि इसमें आप अपना डिविडेंड को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि कंपनी के ऊपर फिक्स होता है, कंपनी के ऊपर ऑब्लिगेशन होती है कि उनको प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स को इतने % का डिविडेंड देना ही देना पड़ेगा। लेकिन प्रेफर्ड स्टॉक्स के केस में एक छोटा सा प्रॉब्लम ये होता है कि आप मार्केट में जाके डायरेक्टली इनको सेल नहीं कर सकते, क्योंकि इनको आपको थोड़े से अलग तरीके से सेल करना पड़ता है। अब मैं बात करता हूँ ग्रोथ स्टॉक्स की। ग्रोथ स्टॉक्स क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं और इनको आइडेंटिफाई कैसे किया जा सकता है। तो दोस्तों मान लो आप एक कंपनी ए की बात कर रहे हो, आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये ग्रोथ स्टॉक है कि नहीं है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि उसकी इंडस्ट्री कैसी है। अब मान लो मैं बैंकिंग इंडस्ट्री की बात करने वाला हूँ कि आपको पता है कि अगले साल में बैंकिंग इंडस्ट्री 10% से ग्रो करेगी। ये कॉमन नोशन है कि इतने से इंडस्ट्री ग्रो करेगी ही करेगी। लेकिन आपको पता है कि ये इंडस्ट्री में अगर 10 प्लेयर्स हैं तो 10 प्लेयर में से ये एक प्लेयर ए है जिसके आगे बढ़ने के चांसेस 20% हैं। मतलब कि अगर इंडस्ट्री 10% से ग्रो करेगी तो कंपनी ए उस केस में 20% से ग्रो करेगी। तो जब भी कोई कंपनी अपनी इंडस्ट्री या अपनी कैपेबिलिटी से बहुत ज़्यादा ऊपर ग्रो करती है तो उसको हम बोलते हैं ग्रोथ स्टॉक। और ग्रोथ स्टॉक को अगर आपको आइडेंटिफाई करना है तो आपको बहुत जल्दी रिसर्च करनी स्टार्ट करनी चाहिए और आपको अर्ली स्टेज में देख लेना चाहिए कि ये कंपनी आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा ग्रो करेगी। क्योंकि ग्रोथ स्टॉक जब एक टाइम से ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं तो इनका इक्विटी प्राइस, उनका शेयर प्राइस पहले ही बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अगर आपको किसी ग्रोथ स्टॉक को आइडेंटिफाई करना है तो आपको अर्ली स्टेज पर करना चाहिए और उसके बाद उसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। और ग्रोथ स्टॉक में बहुत ज़्यादा चांसेस होता है कि आप बहुत ज़्यादा पैसे कमा भी पाएंगे। दोस्तों बाद में करता हूँ लास्ट क्वेश्चन के, और आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। जैसे कि यूजर ने हमसे पूछा था कि हम ग्रो पे स्टॉक्स कब खरीद पाएंगे, और सिर्फ ये यूज़र नहीं बल्कि बहुत से यूजर्स ने हमसे कमेंट करके पूछा था कि ग्रो पे स्टॉक्स कब आएगा। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि ग्रो पे स्टॉक बहुत जल्दी आने वाला है, और जब भी हम ये अनाउंसमेंट करेंगे तो मैं स्पेशली एक वीडियो बनाऊंगा ग्रो स्टॉक्स के ऊपर, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो ग्रो पे स्टॉक्स आएगा वो बाकी सब जगहों से अलग कैसे है। क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो आने वाला ग्रो स्टॉक्स है ये बिल्कुल अलग होगा अगर आप इंडस्ट्री में किसी से भी कंपेयर करेंगे तो ये बहुत जल्दी आने वाला है, विद इन फ्यू वीक्स आ सकता है। लेकिन मैं आपको एक फिक्स डेट अभी नहीं बताऊंगा। जिस दिन आएगा मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको ये बताऊंगा कि वहाँ पे अकाउंट कैसे खोल सकते हैं, उसकी प्राइसिंग क्या है, उसकी वैल्यू प्रोपोजिशन क्या है, और वो कैसे बाकी सब ब्रोकर से बिल्कुल पूरे तरीके से अलग है।
तो दोस्तों आप कमेंट करके मेरे से #AskGrow लिख के कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मैं ट्राई करूंगा कि आने वाले टाइम में मैं आपके क्वेश्चंस का फिर से ऐसे डिटेल में आंसर करूं, ताकि जो भी टॉपिक है उन्हें डिटेल में डिस्कशन करें। हमारे सब व्यूअर्स के लिए वो एक लर्निंग सेशन होना चाहिए और #LearnGrow की हेल्प से हम एक कम्युनिटी बना सकते हैं जहाँ पे हम एक दूसरे के लिए कमेंट कर सकते हैं। मान लो कि अगर आप कंपनी ए में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हो, आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है, तो आपने #AskGrow लिख के यहाँ पे क्वेश्चन डाल दिया, तो हो सकता है कि कोई और व्यूअर जिसको वो कंपनी के बारे में पता है तो वो कमेंट करके उसके बारे में आंसर कर सकता है। तो जब हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे, एक दूसरे के कमेंट का रिप्लाई करना स्टार्ट करेंगे, तो ऑटोमेटिकली हम एक ऐसी कम्युनिटी बना लेंगे जहाँ पे हम एक दूसरे से के साथ सीखना स्टार्ट करेंगे। और जब हम एक दूसरे के से सीखना स्टार्ट कर देंगे तो हम स्पेकुलेशन से निकल के एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि उस केस में आर्बिट्राज के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं और हम सब तक एक क्लियर और एक बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन पहुँचती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम हर वीक 3 से 4 वीडियोस फाइनेंशियल नॉलेज के ऊपर लेके आते हैं जो आपको इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। हैप्पी इन्वेस्टिंग।